हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस वीकली करंट अफेयर्स। जो लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज थी, उन न्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। एमसीक्यूज के थ्रू हमारी बातचीत होगी, एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर को। तो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लेक्चर के शुरुआत में बताना चाहता हूं कि ये सेशन आपके सामने रिकॉर्डेड मैनर में है, तो आज हम रिकॉर्डेड मैनर में आपके सामने हैं। पर कल सुबह जो हमारा 6 बजे का सेशन होगा वो लाइव होगा, जहां पे हम मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी बातचीत चल रही होगी। तो मैं शुरू करता हूं सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बस आज एमसीक्यूज के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, और लेक्चर के एंड में मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, जिसके आंसर्स आपको लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डालने हैं। तो जी हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बाय द वे, ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सेशन के बाद सारे नोट्स यहाँ पे हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे, तो यहाँ से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं, सब लोग रेडी हैं? तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो रिकमेंडेड अशोक चंद्रा फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? किस बैंक के एमडी सीईओ के लिए अशोक चंद्रा सर का नाम रिकमेंड किया गया एफएसआईबी के द्वारा? फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल अपॉइंटमेंट की जाएगी। एसीसी कहते हैं, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट इनको फाइनली अपॉइंट करेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की बात करते। सो पीएनबी के हेड के तौर पे सर का नाम फाइनलाइज हुआ है। मोस्टली 1 2025 से ये पीएनबी के हेड के तौर पे काम करना शुरू करेंगे। बट अगेन ये सब कुछ डिपेंड करेगा, एसीसी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जिसको पीएम साहब लीड करते वो फाइनलाइज करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया की ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक है। 1894 में इस बैंक को बनाया गया। ये भी एक फैक्टर याद रखेगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। Which of the following leading consumer payment completed its merger with the Northeast Small Finance Bank, consolidating the operations, assets, brand identities of the financial entities into a single institution? So कौन सी फिनटेक कंपनी है जो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो गई है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर जो है गुवाहाटी के अंदर है। लास्ट ईयर आरबीआई ने इनको परमिशन दी थी कि आप मर्ज हो सकते हो, आप मिलजुल के काम कर सकते हो। तो परमिशन लास्ट ईयर ही दी गई थी। अब जाके सारी प्रोसेस फाइनल हुई है, अब जाके सारी प्रोसेस इंप्लीमेंट हुई है। सो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है स्लाइस की बात करते हैं। तो स्लाइस इस फिनटेक कंपनी को लास्ट ईयर परमिशन दी गई थी कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आप मर्ज हो सकते हो। इंडिया में आज के डेट की अगर बात की जाए तो वी हैव टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था और उषा थोरात कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हमने क्रिएट किया। ये बैंक भी 2016 में बनी गई है और गुवाहाटी आसाम में इसका हेडक्वार्टर है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Who will take charge as the next managing director and CEO of Bharti Airtel from the 1st Jan 2026? जब 2026 से 25 नहीं 2026 की बात हो रही है, तो काफी पहले ही नेक्स्ट एमडी सीईओ कौन बनेंगे ये फाइनलाइज किया गया है। सो जी हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। विठल सर जो फिलहाल एयरटेल के एमडी सीईओ है, ये रिटायर्ड होने वाले हैं 2025 दिसंबर में। सो 1 जनवरी 2026 से जो है वो बनेंगे शाश्वत शर्मा सर। शाश्वत शर्मा सर ये सीओओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, फिलहाल एयरटेल के उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोजीशन से अभी इनको एमडी सीईओ 2026 में बनाया जाएगा। इंडिया की लीडिंग ये टेलीकॉम कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी अफ्रीका के अंदर भी, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन विल सी द लैटिन अमेरिका एज वेल एज यूके का जो वन वेब नाम का कंसेप्ट है वो भी भारतीय एयरटेल के द्वारा ओन किया जाता है। तो काफी कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है। जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इंडिया के एयरपोर्ट्स की ये रेगुलेटरी और मैनेजिंग अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया, ये सवाल आपके सामने है। एक बार हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का भी नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।
तो जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विपिन कुमार सर की बात करते हैं। विपिन कुमार सर को रिसेंटली अपॉइंट किया गया, अगेन 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया। ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इंडिया के एयरपोर्ट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे जो पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, स्पेशली बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की बात करेंगे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, बड़े शहरों के एयरपोर्ट मोस्टली पीपीपी मॉडल में काम करते हैं। बाकी जो छोटे एयरपोर्ट्स है वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सारा मैनेजमेंट देखती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Who among the following has been given the highest civilian honor of the South Pacific nation of Fiji in October 2024? फिजी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में छोटी सी आइलैंड कंट्री है। सुआ इसका कैपिटल है, फिजियन डॉलर इनकी करेंसी है। फिजी के द्वारा कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट मैम को भी सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था, और अभी रिसेंटली श्री श्री रविशंकर साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी एक फैक्टर याद रखना। अगेन फिजी में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सुआ इसकी कैपिटल है, फिजियन डॉलर करेंसी है, एंड अगर बात की जाए तो देश के प्रेसिडेंट मैम को भी इस कंट्री के द्वारा अवार्ड दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। Matthew Wade has announced his retirement from the international cricket. He is from which country? Matthew Wade साहब ने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो ये कौन से कंट्री के प्लेयर है, ये सवाल यहाँ पे आपके सामने है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे, इनके देश का डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका पार्टिसिपेशन रहेगा, बट इंटरनेशनल क्रिकेट से परमानेंट रिटायरमेंट ले लिया है। जय बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नॉर्मली प्लेयर्स स्पेशली क्रिकेटर्स के रिटायरमेंट्स को लेके एग्जाम में कई बार सवाल आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज inaugurated the new campus of India's first bio-manufacturing institute in which city? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। देश का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है। अगर पहला है तो ऑब्वियसली एग्जाम में सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मोहाली में इसको इनॉग्रेट किया गया। सो BRIC नाबी इनके द्वारा इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एक कमेंट सेक्शन में एक पॉइंट डाल दीजिएगा, BRIC नाबी ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की अथॉरिटी है, इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में डालिए, बिकॉज इसी संस्था के तहत ये बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन जो देश का पहला है वो मोहाली में काम करेगा, जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने इनॉग्रेट किया, जो देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। नेक्स्ट सवाल, Which city was India's first writers village inaugurated? In which city इंडिया का पहला राइटर विलेज इस कंसेप्ट को इनॉग्रेट किया गया है? राइटर्स विलेज, ये कंसेप्ट इस स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने इस कंसेप्ट को पहले लाया था, और अभी जाके इसे फाइनली इनॉग्रेट किया गया। तो हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर के द्वारा इस राइटर्स विलेज कंसेप्ट को इनॉग्रेट किया गया। सिटी की बात करें, देहरादून की बात होती है। अगर विलेज की बात करें तो थानो नाम का विलेज है, जो देहरादून से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रमेश पोखरियाल निशंक साहब जब उत्तराखंड के सीएम थे, तो उनके द्वारा बेसिकली आइडिया दिया गया था, और उसी आइडिया के तहत अभी ये राइटर्स विलेज कंसेप्ट लॉन्च किया गया है। ऑफ कोर्स पुष्कर सिंह धामी सर यहाँ पे थे कि एज ए चीफ मिनिस्टर, और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर जो वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी के चेयरमैन भी रह चुके, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। विलेज का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली फंक्शन हुआ, बट द विलेज इज 24 किलोमीटर फ्रॉम द देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, globally renowned conservation scientist Bibab Kumar Talukdar has been awarded with the Harry Messel Award for Conservation Leadership by the Species Survival Commission of the International Union of Conservation, International Union for Conservation of Nature. He is from which of the following state? कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, he belongs to आसाम, आसाम से बिलोंग करते हैं। राइनोस कंजर्वेशन को लेके इनके थीसिस, इनका पेपर वर्क बड़ा फेमस है, तो इसीलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल अवार्ड है, IUCN के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। IUCN ये बेसिकली स्पीसीज कंजर्वेशन की दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर ये अवार्ड दे रही है तो एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे।
India ranks 79th out of 142 countries in the Rule of Law Index 2024 released by Washington DC based think tank World Justice Project. Which country has topped this index? इस इंडेक्स में सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? 8 डिफरेंट इंडिकेटर्स के भरोसे ये इंडेक्स दिया गया, 8 डिफरेंट इंडिकेटर्स के भरोसे इस इंडेक्स को प्रेजेंट किया गया। इसमें इंडिया की रैंक 79th है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। कुछ इंडिकेटर्स में हम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स में अभी भी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर बात करें तो डेनमार्क की बात होती है। डेनमार्क इज द टॉप मोस्ट कंट्री। सो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी ये टॉप मोस्ट कंट्रीज है इस पूरे रैंकिंग के अंदर, ये ध्यान रखेगा। सो कंस्ट्रेंट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर्स, अब्सेंस ऑफ करप्शंस, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये कुछ क्राइटेरियाज है। इसके भरोसे ये पूरा का पूरा रिपोर्ट क्रिएट किया गया है, तो ये भी फैक्टर याद रखेगा, एग्जाम के लिए काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी तो इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। Which bank has been recognized as the best bank in India 24 for Global Finance Magazine of the US at 31st Annual Best Bank Award? वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। आईएमएफ भी ऑब्वियसली इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो यहाँ पे इंडिया के किस बैंक को अवार्ड दिया गया है? सो विच बैंक गॉट द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया के बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला गया, वर्ल्ड के बेस्ट बैंक का नहीं, इंडिया के बेस्ट बैंक का अवार्ड है। तो जी हाँ, आंसर इज ऑफ कोर्स एचडीएफसी, सॉरी एसबीआई की बात करेंगे, वेरी सॉरी, एसबीआई गॉट द अवार्ड। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये इंडिया की 3 डीएसआईबीज है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, पर एसबीआई ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है। सो जल्दी से एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब का नाम डाल दीजिए, नए चेयरपर्सन है, जल्दी से इनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये तो सभी को पता है, आरबीआई गवर्नर साहब को इसी फंक्शन, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन वाले फंक्शन में फाइनली अगेन अवार्ड मिला। लास्ट ईयर भी इनको अवार्ड मिला था, इस बार भी मिला है। इस बार डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इंडिया, इन 3 कंट्रीज के बैंकर्स को ये अवार्ड दिया गया। तो बेसिकली किस कैटेगरी में आरबीआई आती है? तो आरबीआई यहाँ पे A+ कैटेगरी के अंदर आती है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये और 2 कंट्रीज की सेंट्रल बैंक है जिनको भी शक्तिकांता दास साहब के साथ अवार्ड मिला है एज अ A+ कैटेगरी सेंट्रल बैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Solex Energy has partnered with which bank to offer solar finance options for commercial, industrial and institutional customers? तो Solex Energy ये सूरत बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने रिसेंटली किस बैंक के साथ टाई अप किया? पर्पस वही है कि सोलर पावर इंस्टॉलेशंस के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन होगा या बाकी और भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सोलेक्स एनर्जी उसका सप्लाई करेगी और बैंक उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे टाई अप किया है। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Which city has won the city with the best public transport system under अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इसे गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज की जाएगी। अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, 12 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। तो सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड जो मिला है वो भुवनेश्वर को मिला है। सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड कोची को मिला हुआ है, कोची मेट्रो को सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद भुवनेश्वर, याद रखेगा। अगेन 12 डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। मनोहर लाल खट्टर सर हमारे अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्हीं के हाथों से अवार्ड दिए गए, पर फंक्शन को गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट ईयर यही अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम में, हरियाणा में ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो चलो ये कैटेगरीज है जिसमें अवार्ड दिए गए के, तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कुछ 9 अवार्ड्स के नाम मेंशन किए होंगे। कोची गॉट द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भुवनेश्वर गॉट द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new managing director of NAFED? NAFED is the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे 5 साल के लिए इसे अपॉइंट किया गया। इनका भी अपॉइंटमेंट एसीसी के द्वारा किया गया, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसके बारे में पीएनबी के न्यूज के टाइम पे हमने डिस्कस किया था। एसीसी के हेड हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये याद रखेगा।
सो दीपक अग्रवाल सर है जिनको अभी अपॉइंट किया गया। नैफेड को 1958 में क्रिएट किया गया एग्रीकल्चर के मार्केटिंग कोऑपरेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी वर्क करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल्स वेर वन बाय द इंडियन कंटिजेंट एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें इंडिया के कॉन्टिजेंट को कितने अवार्ड्स मिले, कितने मेडल्स मिले, टोटल की बात हो रही है। सो वी गॉट टोटल 9 मेडल्स, आउट ऑफ विच अगर हम बात करें तो 9 में से एक गोल्ड है, एक सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स है जो हमारे टीम को यहाँ पे मिले हैं। सो अंडर 23 की टूर्नामेंट थी। कहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसके बारे में डाल दीजिएगा। तो ये सारे हमारे विनर्स हैं। चिराग चिकारा ही गॉट द गोल्ड मेडल, अंजलि गॉट द सिल्वर मेडल इन फीमेल कैटेगरी, और बाकी सारे के सारे ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे पास आए हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। How many medals were won by the Indian para badminton players at the Japan Para Badminton International? So जापान के अंदर पैरा बैडमिंटन, पैरा का मतलब दिव्यांग जन जो बैडमिंटन खेलते हैं उसे पैरा बैडमिंटन कहते हैं। इंडिया वैसे भी पैरा बैडमिंटन में काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाती है, तो हमें टोटल कितने मेडल्स मिले? यहाँ पे इंडिया को काफी सही मेडल्स मिले। 24 मेडल्स हमारे पास है, उसमें से 6 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस हमारे टीम का रहा है। टोटल 24 मेडल्स जापान के पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर हमारे देश को मिले हैं। नेक्स्ट, which country has won the 6th ACC Men's Emerging Team Asia Cup 2024? इमर्जिंग टीम एशिया कप, इमर्जिंग टीम्स का एक एशिया कप था जो कतार में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंडिया सेमीफाइनल में ही हार गया था। जो कंट्री यहाँ जीती है उसी ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था। और बात करेंगे अफगानिस्तान की ए टीम की। सो अफगानिस्तान ए टीम यहाँ पे जीती है। फाइनल में इन्होंने श्रीलंका को बीट किया एंड सेमीफाइनल में इन्होंने हमें बीट किया था। काफी स्ट्रॉन्ग टीम हमारी भी थी, बट अफगानिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट दीज डेज, सो दे वन। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर वैसे श्रीलंका के अंदर है। फिलहाल एसीसी के चेयरपर्सन के तौर पे जय शाह साहब काम करते हैं। दिसंबर से जय शाह विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, तो ये भी एक फैक्टर ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which is the first private company in India to manufacture military transport plane? इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को मैन्युफैक्चर कर रही है। इनका टाइप हुआ है एयरबस के साथ और इनका जो प्लांट है वडोदरा के अंदर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। लास्ट टाइम बात की थी। तो एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इनका टाइप है। वडोदरा में वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी। सो स्पेन के पीएम साहब आए थे तब इसे इनॉग्रेट किया गया, बिकॉज एयरबस का जो वन ऑफ द प्लांट इज इन स्पेन, तो उसी के अंडर ये टाइप हुआ है। सो याद रखना 56 प्लेन्स एयरबस से हम खरीद रहे हैं, आउट ऑफ विच 56 में से 16 प्लेन स्पेन से मैन्युफैक्चर होके आएंगे और जो बाकी बचे हुए 40 है वो 40 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये मैन्युफैक्चर करेगी वडोदरा के अंदर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। What is the total outlay of 21st livestock census being conducted in the country from October 24 to Feb 25? So टोटल आउटले कितना दिया है 21st लाइवस्टॉक सेंसस। लाइवस्टॉक सेंसस एनिमल्स के सेंसस की बात हो रही है जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री कंडक्ट करेगी। एक बार मिनिस्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब इस सेंसस के लिए टोटल 200 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है, ध्यान रखेगा। सो अक्टूबर 2024 मींस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। फेब 2025 तक ये सारा सेंसस कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 200 करोड़ के लागत में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द 16th समिट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड? ब्रिक्स का मीटिंग इस बार का कहां पे था? सभी को पता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रशिया के कजान में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस बार की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की रशिया के पास थी। कजान इज द नेम ऑफ द सिटी जहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आता ही है, साथ में इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान, ये भी कंट्रीज जुड़ गई है। सऊदी अरेबिया को तो हमने जुड़ने के लिए कहा पर इनका ऑफिशियल ज्वाइनिंग अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन करने का अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। पर बाकी इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान, ये 4 कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी जुड़ चुकी है।
सो ध्यान रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दिस टाइम्स मीटिंग वाज इन कजान, रशिया। आगे बढ़ते हैं। Which food delivery platform has introduced international login, a feature that allows users from 27 countries to access all the offerings on its app using their international phone numbers? तो अभी इंडिया का कौन सा फूड डिलीवरी ऐप है जो अभी इंटरनेशनली भी एक्सेस कर सकते हैं? तो सपोज 27 कंट्रीज में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों को अपने घर वालों के लिए अगर कुछ भेजना होगा तो वो स्विगी के थ्रू भेज सकते हैं, वहां पे लॉगिन अवेलेबल हो गई है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वहां से भी अभी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको पता होगा कि बाहर आउट स्टेशन से भी आप डिलीवरी करवा सकते हो, तो वो पॉइंट है। ऑफ कोर्स यूएस में आपके पास खाना नहीं आएगा कि ये आप इंडिया के इंडिया ही किसी को भेज सकते हो गिफ्ट के तौर पे। तो फेस्टिवल सीजन में ये काफी हेल्पफुल होता है, फेस्टिवल सीजन में काफी वर्क कर जाता है, और इसीलिए स्विगी ने ये नया कंसेप्ट लॉन्च किया। तो 27 कंट्रीज है उसमें, ऑब्वियसली काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जहां पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉगिन ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है। तो 27 कंट्रीज याद रखना। स्विगी के आईपीओज भी आ रहे हैं अभी, तो काफी चर्चा में चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। RBI revoked the certificate of authorization of UAE Exchange Center LLC for non-compliance with regulatory requirement. Now it cannot transit cross-border inbound money transfer. Where is the headquarter of UAE Exchange Center LLC? UAE Exchange Center LLC कहां पे है? आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये इंडिया में काम करते थे, करेंसी एक्सचेंज के एंगल में इनका काफी बड़ा रोल था इंडिया के अंदर, बट इनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया बिकॉज नॉन कंप्लायंस की वजह से, रूल्स फॉलो ना करने की वजह से। सो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्वियसली कंप्लायंस कर देंगे तो लाइसेंसिंग वापस एक बार रिस्टोर हो सकती है, जैसे नावी फिनकेयर की रिसेंटली की गई। Next question. India's seventh anti-submarine warfare shallow water craft Abhay was launched at L&T Kathupalli shipyard near Chennai. By which company it has been manufactured? इस शिप को किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया? टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शालो वाटर शिप हमारी रहेगी, उसमें से 7वीं शिप है जो रिसेंटली नेवी को सुपुर्द की गई है। अभय इज द नेम ऑफ द शिप, जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, इस कंपनी ने बनाया, और ये शिप हैंडओवर की गई नेवी को एल&टी के कथुपल्ली शिपयार्ड जो चेन्नई के पास है वहां पे। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, टोटल 8 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 शिप्स ऑलरेडी ये इंडियन नेवी के पास जा चुकी है, सुपुर्द की गई है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल। India AI and Meta announced establishment of the Center for Generative AI सृजन at IIT जोधपुर। एग्जैक्टली कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये कंसेप्ट लॉन्च किया गया? कौन सी अथॉरिटी यहाँ पे नोडल अथॉरिटी है? IIT जोधपुर और मेटा भी याद रखेगा, और सृजन इज द नेम ऑफ द सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। जी हाँ, यहाँ पे एआई सिटी की बात करते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, उन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी एआईसीटीई की होती है। फिलहाल टीजी सीताराम सर इसके हेड है, और 1945 में एआईसीटीई को क्रिएट किया गया, जिन्हीं के लीडरशिप के अंदर ये सृजन आईआईटी जोधपुर ने लॉन्च किया है, और मेटा यहाँ पे पार्टनर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Which company has partnered with the Indian Army to establish solar hydrogen based microgrid at चुशुल, लद्दाख? लद्दाख के चुशुल में ये हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड, सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड ये क्रिएट किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी, ऑफ कोर्स लद्दाख की बात हो तो इंडियन आर्मी बड़ा रोल प्ले करती है, तो किसके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया? आंसर इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। हमारे रक्षा मंत्री सर भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, हमारे देश के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। एक बार देश के सीडीएस सर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे देश के, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Severe tropical cyclone Dana struck the east coast of India, bringing torrential rains in the strong winds of 100 to 120 km per hour. Which country was given the name Dana cyclone? मैंने कहा था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के में जो भी साइक्लोन्स आते, 13 कंट्रीज के ग्रुप के द्वारा ये नाम दिए जाते। तो 13 कंट्रीज का ग्रुप है, बारी बारी ये नाम दिए जाते हैं। तो ये जो नाम है
ये नाम एग्जैक्टली किस कंट्री के द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन आपके सामने है। दिस नेम वाज गिवन बाय विच कंट्री? जी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कतार। कतार ने नाम दिया था दाना साइक्लोन। सो बारी बारी ये नाम आते हैं तो ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम अपने लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। रानी रामपाल who recently announced her retirement belongs to which sport? रानी रामपाल इंडियन हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी थी एंड शी अनाउंस हर रिटायरमेंट। वैसे मैंने बता दिया आपको कि हॉकी की प्लेयर बड़ी बेहतरीन। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इंडिया के टॉप मोस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड एज वेल एज पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया एंड शी अनाउंस हर रिटायरमेंट फाइनली। सो इंडियन हॉकी की कैप्टन के तौर पे भी ये काम कर चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, who among the following has made the table tennis history as she become the first Indian to qualify for quarter finals at the WTT Champions event? So first Indian table tennis player जो quarter finals में qualify हुए। बड़ा फेमस नाम है टेबल टेनिस का, मनिका बत्रा की बात करेंगे। सो मनिका बत्रा, इनको भी 2020 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया, 2018 में अर्जुना अवार्ड से इनको नवाजा गया है एंड शी was qualified for the quarter finals in WTT championships. आगे बढ़ते हैं। फेमस गुसादी folk dancer कनक राजू, also known as गुसादी राजू, passed away recently at the age of 84. In which year he was honored with पद्मश्री अवार्ड? इनको पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। वेरी फेमस फोक डांसर के इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सोशल मीडिया से इनके बारे में जानकारी दी। तो 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कर दीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये सवाल आपके सामने है। 27, 26, 28, 29 और 30 ऑफ अक्टूबर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 29 ऑफ अक्टूबर को है। इस बार का थीम देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग केयर सिस्टम्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इस बार का थीम रखा गया था। तो ये भी एक फैक्टर एग्जाम के लिए जरूरी बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ऑडियो विजुअल को लेकर रिसेंटली एक को प्रोडक्शन एग्रीमेंट कोलंबिया के साथ साइन हुआ। स्पेन के साथ भी बात हुई है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन को लेके। स्पेन के पीएम साहब ने यशराज स्टूडियोज को भी विजिट किया था इसी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले। तो ये डे, हेरिटेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 27 ऑफ अक्टूबर। योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसका थीम इस बार रखा गया था, योर विंडो टू द वर्ल्ड। अगेन याद रखना, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट कोलंबिया और स्पेन इन दो कंट्री के साथ रिसेंटली साइन किए। ऑस्ट्रेलिया को इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का फोकस कंट्री अनाउंस किया गया। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो इस डे को हम लोग 27 ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं। इसको मनाने का रीजन ये है कि फर्स्ट अटैक ऑन इंडियन सॉइल बाय पाकिस्तान आर्मी एंड लश्कर इन अक्टूबर 27, 1947 जो कश्मीर में हुआ था, और उसके बाद हमारी सिख रेजिमेंट ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के इंडिया को जीत हासिल करवाई थी। तो उसी को याद करते हुए ये इन्फेंट्री डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 27 ऑफ अक्टूबर को एवरी ईयर, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए कुछ 3 सवाल है, इन 3 सवालों के जवाब आपको लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डालने हैं। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स वन बाय राफेल नडाल, जिनका रिटायरमेंट अभी मंथ ऑफ नवंबर में होना है? हाउ मेनी इंडियंस इन टेनिस हॉल ऑफ फेम, टेनिस का जो हॉल ऑफ फेम है जिसमें रिसेंटली मारिया शारापोवा का नाम इंक्लूड किया गया, उसमें कितने इंडियंस को इंक्लूड किया गया है आज तक, उनके नाम भी बता दीजिएगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर्स के भी नाम एक बार आप लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, ये था हमारा आज का लेक्चर वीकली वाला। कल संडे है, फिर भी कल हमारा सेशन रहेगा जहां पे हम मंथली करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो कल सुबह 6 बजे ज्वाइन करना मत भूलेगा, वो सेशन लाइव तरीके से हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू टुमारो। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक